नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे अयोध्या कांड को लेकर। क्या वाकई अयोध्या की हार अप्रत्याशित है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटकों के बाद फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार की चर्चा लगातार बनी हुई है। इसी सीट के तहत आती है अयोध्या शहर। सवाल ये कि क्या हार वास्तव में अप्रत्याशित है या फिर इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या को हारने के बाद लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश के जिन 14 सीटों पर चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को उनमें से सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकी। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में आपको बता दें यहां पर किस तरह से चरणों में जो फेरबदल हुआ था। चरण की 14 में से 13 सीटें जीती थी बीजेपी ने। सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी इस और पार्टी 4 सीटों पर लड़ी थी। यानी इस बार बीजेपी को पांचवें चरण में 9 सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी खेमे में सबसे ज्यादा गर्म सीट इसी सीट को परिणाम को लेकर माना जा रहा है और उसकी वजह यह है कि इस सीट पर अयोध्या शहर भी आता है। फैजाबाद की जो लोकसभा सीट आपको बता रहे हैं उसमें अयोध्या शहर आता है, जिसके हारने के बाद बीजेपी को लेकर कई निशाने भी साधे गए। देश भर में उस आयोजन से जुड़े इतिहास और वर्तमान को जन जन तक पहुंचाने की तैयारियां हुई। तो यह साफ लग रहा था बीजेपी इस बार अपना चुनाव इसी मुद्दे को केंद्र में रखकर लड़ेगी और जीतेगी। ये मुद्दा अचानक चुनावी मुद्दों से तो दूर हो गया। हालांकि बीजेपी के नेता गाहे बगाहे इसका श्रेय लेते रहे, लेकिन जनता ने इस निर्माण का श्रेय लेने के बीजेपी के तरीके को शायद पसंद नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ अयोध्या वाली फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई, बल्कि अवध क्षेत्र की उन तमाम सीटों से बीजेपी को हाथ धोना पड़ा जहां उसने पिछले 2 चुनाव में जीत हासिल की थी। फैजाबाद मंडल की तो सभी 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारा गया था सपा की ओर से, ये भी माना जा सकता है। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि चुनाव से पहले बीजेपी की हार की आहट नहीं थी। वास्तव में फैजाबाद सीट की बात की जाए तो यहाँ के सामाजिक समीकरण बीजेपी को इस मायने में कमजोर कर रहे थे कि उसके उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को खड़ा किया था। अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक है और 9 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही वह मंत्री भी रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। इस लोकसभा के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। सिर्फ अयोध्या विधानसभा सीट पर ही बीजेपी के लल्लू सिंह बढ़त बना सके, जबकि 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से मिल्कीपुर को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों को बीजेपी ने जीता था। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे, जो अब फैजाबाद के सांसद भी बन चुके हैं। बीजेपी को कहीं न कहीं लल्लू सिंह, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका आत्मविश्वास भी ले डूबा। ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की इस हार के पीछे ये तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण में से एक खुद निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह ही हैं। एक तो 400 पार के नारे को लेकर वो खुद इतने आश्वस्त थे कि जनता तो वोट देगी ही। दूसरे ये कहकर उन्होंने बीजेपी को दूसरी जगहों पर भी नुकसान पहुंचाया कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान बदला जा सके। अब देखिए, संविधान की बात यहाँ पर अगर आ रही है, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई। पहले चरण के मतदान, दूसरे चरण के मतदान में मत प्रतिशत क्योंकि कम रहा, तीसरे चरण में भी मत प्रतिशत कम रहा, चौथे और पांचवें के चरण में जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा और उसके बाद 7वें चरण तक ठीक ठाक मत प्रतिशत देखने को मिला। लेकिन इन पूरे जो चरण हुए हैं, 7 चरण में जो लोकसभा चुनाव कराए गए हैं, उसमें मुद्दे क्या रहे? आम मुद्दे उसमें रहे नहीं। संविधान को लेकर अब जैसे यहाँ पर बात आ रही है कि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, वो जनता से ये कह रहे थे कि अगर आप 400 पार देंगे तो संविधान बदला जा सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया था, उसका दंड तो बीजेपी को मिला ही है। इसके साथ संविधान को लेकर बात की गई। हमने देखा विपक्ष की ओर से, यानी राहुल गांधी हर सभा में संविधान की किताब लेकर पहुंच रहे थे।
किताब लहराते हुए, लाल किताब लहराते हुए वो जनता को ये बता रहे थे कि अगर बीजेपी 400 पार आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। और वही किया लल्लू सिंह ने, जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे फैजाबाद सीट से। उन्होंने कहा जनता से, 400 पार का नारा तो था ही उनके साथ। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आप 400 पार लाने में मदद कर देंगे तो संविधान को भी बदला जा सकेगा, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा लल्लू सिंह को उठाना पड़ा। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ा। यूपी की जब हम बात करते हैं तो विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण के साथ साथ मुद्दों के साथ साथ जातिगत समीकरण, जनता के मुद्दे, धरातल पर क्या कुछ चीजें काम कर रही हैं, ये सारे मुद्दे जनता की नजर में हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को डेंट लगने का यही एक बड़ा कारण रहा कि कहीं ना कहीं जनता के मन को टटोलने में बीजेपी नाकाम साबित हुई। और इसी वजह से अयोध्या में ये बड़ी हार हमने देखी। और जैसे कि आपको बताया कि प्रत्याशी लल्लू सिंह जो ये कह रहे थे जनता से कि अगर आप 400 पार करवाएंगे तो संविधान बदला जा सकेगा, जिस पर जनता ने ध्यान तो दिया ही, लेकिन उसका सबक लल्लू सिंह को मिला। उनके इस बयान को विपक्ष ने लपक लिया, कैच कर लिया और बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ डाला जो काफी असरकारी रहा। तो जैसे कि बताया पूर्व में कि राहुल गांधी जब संविधान की किताब लहरा रहे थे, हर सभा में लहरा रहे थे, तो वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 पार मिल गई या फिर 400 के आसपास अगर उनकी सीटें आ गई तो कहीं ना कहीं ये संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मुद्दा रहा विपक्ष की ओर से जो उठाया गया वो जनता में खूब देखने को मिला और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बेहद असरकारी भी रहा। दूसरे, अयोध्या के जातीय समीकरण को समझते हुए समाजवादी पार्टी ने जिस दूरदर्शिता के साथ एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार को उतारा, वह रणनीति पूरी तरह से कामयाब रही। तो एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार को उतारना बेहद लाभदायक रहा विपक्ष के लिए। और जैसे कि पूर्व में भी मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को भी समझना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे जातीय समीकरण को बैठाया, इस पूरे जातीय समीकरण को समझा और एक सामान्य सीट पर उन्होंने दलित उम्मीदवार को उतारा, जो कहीं ना कहीं उनके लिए असरकारी तो रहा ही जिस तरह से उनकी जीत हुई है। लेकिन बीजेपी को, जैसे कि आप बता रहे हैं, कि डेंट एक बड़ा पड़ा है। रणनीति पूरी तरह से कामयाब रही। अयोध्या में दलित और पिछड़े मतदाताओं की संख्या करीब 45% है। अवधेश प्रसाद दलित समुदाय की उस पासी जाति से आते हैं जिसकी संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। बीएसपी ने यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार दिया था, इसलिए जाटव समाज का भी एक बड़ा हिस्सा संविधान बदलने की आशंका के कारण गठबंधन की ओर चला गया। अयोध्या सीट से विधायक रह चुके पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय की वजह से ब्राह्मण मतदाताओं का भी साथ मिला और इन सब वजहों से बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज भी थे अवध के लोग। तेजनारायण पांडेय कहते हैं कि बीजेपी को किसी और ने नहीं, आम जनता ने हराया, उसके अहंकार ने हराया। रामनगरी को जिस तरह से विध्वंस करने की कोशिश की गई, आम आदमी को उसके घर दुकान छोड़ने को मजबूर किया गया, रोजी रोटी छीनी गई, ये उसका असर है। लोग यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे थे लेकिन उन्हें उजाड़ दिया गया। ये भी नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि अयोध्या सीट पर तो बीजेपी को बढ़त जरूर मिली, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इसका असर अयोध्या ही नहीं पूरे अवध क्षेत्र पर पड़ा। कई दुकानदार ऐसे थे जिनका घर आसपास था लेकिन रोजगार यहाँ करते थे। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का असर तो फैजाबाद सीट पर भी नहीं हुआ। लोकसभा को देखें अगर हम, तो अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, पूरे अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की सीटों पर इसका विपरीत असर जबरदस्त हुआ। बीजेपी को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। कहते हैं कि यहाँ 5 कोसी और 15 कोसी परिक्रमाएं जो होती थीं, उनमें ज्यादातर आसपास के जिलों से लोग आते थे, लेकिन अब इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि लोग आ ही नहीं पा रहे। अयोध्या में तो पहले यही लोग आते थे, गरीब श्रद्धालु ही आते थे, वीआईपी तो अब आने लगे हैं। लेकिन अब स्थानीय और गरीब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। ये सब नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई, जिसका बीजेपी को अंदाजा नहीं था। अयोध्या को एक वैश्विक धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसका स्थानीय लोगों पर असर कम हुआ। यह असर जो हुआ सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कार्रवाइयों के चलते बेअसर होता गया। अयोध्या शहर में ही रहने वाले दिनेश पांडे ये कहते हैं कि सरकार ने बहुत मनमानी की, लोगों की दुकानें ले ली लेकिन ठीक से मुआवजा नहीं दिया और कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं हुई।
अयोध्या में वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का कायाकल्प जरूर हुआ, लेकिन अयोध्या के स्थानीय लोगों में कई मामलों में गुस्सा भी है। ये बात चुनाव से पहले कही गई थी। राम मंदिर निर्माण और रामपथ बनाए जाने के बाद इस इलाके से बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया गया, जिससे लोग बेहद नाराज थे और उनका कहना था कि अयोध्या के मुख्य मार्गों को चौड़ा किया गया, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ और इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उनकी शिकायत, उन्हें ठीक से मुआवजा नहीं मिला। आए दिन वीआईपी मूवमेंट से स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। कई बार तो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। तो ये जो तमाम बातें हैं वो अयोध्या के लोगों ने कही, फैजाबाद सीट के लोगों ने कही, जिसका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव बीजेपी पर पड़ा। मतदान से पहले ही हार की आहट तो थी। अयोध्या के ही रहने वाले दुर्गेश प्रताप चुनाव के दौरान हमें कानपुर मिले तो कहने लगे कि राम मंदिर को लेकर लोगों में खुशी जरूर है। मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना, लेकिन इसका श्रेय सभी लोग पीएम मोदी को ही दे रहे हैं। चुनाव में इसका बहुत असर नहीं होने वाला है। इसका कारण उन्होंने बताया कि ये लोग तो 2014 से ही बीजेपी को वोट दे रहे हैं, शायद इस बार भी दें। सवाल तो ये है कि क्या मंदिर की वजह से बीजेपी को वोटों में बढ़ोतरी हुई है? तो ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि लोगों के सामने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी हैं और इन मुद्दों पर बीजेपी कमजोर नजर आई। बीजेपी के नेता इन मुद्दों पर बात भी नहीं कर रहे थे। वहीं दुर्गेश प्रताप की बातें भी सही साबित हुई और महंगाई, बेरोजगारी, संविधान जैसे मुद्दों ने अपना असर दिखाया। बीजेपी को या तो इसकी शाह नहीं लगाई गई या फिर उसने जानबूझकर लोगों ने इससे इतर मुद्दों पर फटकाए रखा। सोशल मीडिया पर फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार के बाद अयोध्या के लोगों को कुछ लोग खरी खोटी सुना रहे, गालियां दे रहे हैं। अयोध्या के दुकानदारों के बहिष्कार की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, अयोध्या के लोग इस बात से आहत हैं और बीजेपी को लेकर उनका गुस्सा और बढ़ रहा है। उन लोगों का भी जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि गालियां तो सभी को पड़ रही हैं। फैजाबाद सीट से जीत हासिल करने वाले 79 वर्षीय अवधेश प्रसाद कहते हैं, भगवान राम ने बता दिया कि उनका आशीर्वाद किसके साथ है। ये बीजेपी के अहंकार की हार है। ये लोग दावा कर रहे थे कि हम राम को लाए हैं, उन राम को जो सदियों से अयोध्या में है। फैजाबाद सीट समेत अवध क्षेत्र की तमाम सीटें बीजेपी जरूर हार गई, लेकिन अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त ये भी बताती है कि अयोध्या के लोगों की नाराजगी भले ही थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो बीजेपी को चुनाव हरा दें। पर हाँ, अयोध्या के आसपास तो नाराजगी इस कदर थी कि चुनाव परिणाम देखकर ये लग रहा है कि लोग बीजेपी को हर कीमत पर हराना चाहते थे। तो फैजाबाद सीट, जिसके अंदर ये अयोध्या शहर आता है, अयोध्या में बीजेपी को बढ़त मिली, यानी बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ा, जो मतदान का आंकड़ा था वो भी बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या के जो आसपास के क्षेत्र थे वहां बीजेपी को लेकर नाराजगी थी। नाराजगी इस कदर फूटी कि बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा और अयोध्या, जिसे बेहद नजदीक जीत के माना जा रहा था, बीजेपी जिसे मुद्दा बनाकर चल रही थी, राम मंदिर का जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, वही बीजेपी को बड़ा डेंट देकर गई और जिस राम मंदिर के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, वही सीट बीजेपी हार गई। तो ये अयोध्या कांड, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक स्ट्रांग उम्मीदवार उतारा गया। अवध के लोगों में बीजेपी के प्रति जो रोष था वो उन्हें ले डूबा और जो बीजेपी के प्रत्याशी का आत्मविश्वास था, 400 पार का नारा, संविधान बदलने की बात, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। तो ये अयोध्या कांड के तमाम वो पहलू थे जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ी हार हुई है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि क्यों अयोध्या लोकसभा चुनाव हारी है, यानी बीजेपी यहां पर किस तरह से अयोध्या को हार गई, ये चुनावी परिणाम देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अब यहां पर मंथन करने की और ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।